तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। और मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है MCG अकेडमी, जहां पर भी आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे रेगुलर क्लासेस आप लोगों को वहां पर भी उपलब्ध होती रहेंगी। एंड साथ ही साथ मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल जो आप लोगों का है वो है प्रमोद सिंह रावत, तो वहाँ पर भी आप लोगों को फॉलो कर लेना है, जिससे रेगुलर क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो आज का जो अपना सेशन होने वाला है दोपहर 12 बजे आप लोगों का पेडागोजी और हिंदी लेकर के आता हूं। तो आज का अपना सेशन होने वाला है पेडागोजी को लेकर के। तो पेडागोजी का सेशन है, तो उसमें आप लोगों का टॉप 40 क्वेश्चन है। आज आपका शुरुआत करता हूं किस किस तरीके से आप लोगों की चीज़ें बेहतरीन हो सकती हैं। आप लोगों को करना कुछ भी नहीं है, फिर से बोलूँगा, सिर्फ कंटिन्यू आना है, सिर्फ कंटिन्यू आना है, सिर्फ कंटिन्यू आना है और कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने कुछ ये रहा, देखिएगा। क्वेश्चन 81 आप लोगों से क्या कहता है, एक बार मुझे चेक करने दीजिए सही है कि नहीं। हाँ, शैक्षिक तकनीकी में अदा इनपुट सामान्यतः देता है। तो बताइए शैक्षिक तकनीकी में अदा इनपुट सामान्यतः क्या कौन देता है या क्या देता है, बताइए। में इनपुट का जो काम करता है वो शिक्षक करता है। कौन करता है? टीचर करता है ना। तो टीचर ही यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है? भाई होने की बात नहीं कर रहा है, ना होने की बात कर रहा है, तो कौन सा नहीं है बताइए। भाई मनोवैज्ञानिक कारक ना होने की बात कर रहा है, तो राजनीति बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारक बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने भी देखा होगा, स्कूल में भी कैबिनेट बनता है, स्कूल में भी प्रधानमंत्री, मंत्री, शिक्षा मंत्री सब बनते हैं कि नहीं बनते हैं? तो ये राजनीति का एक पार्ट स्कूल से भी शुरुआत की जाती है इसकी। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? तो आप लोगों को बताना है उदाहरण नहीं है वो कौन सी चीज है। आप लोगों से पूछा गया था कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। उदाहरण नहीं होने की बात कर रहा है, तो प्रतिष्ठा जो आप लोगों की रहती है वो नेचुरल मोटिवेशन का कोई भी रीजन नहीं होता है। ठीक है, सिक्योरिटी हो गया, प्यास, भूख, ये तो आप लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से काफी आवश्यकता होती है। तो इन तीनों में से तो आप लोगों का कोई सा भी नहीं हो सकता। प्राकृतिक अभिप्रेरणा जो आप लोगों की होती है प्रतिष्ठा होती है, मान सम्मान। ओके, हाँ राधा जी, इसका तो आंसर हो गया, लेकिन आगे से कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देना, पोल्स में ही आंसर देना। ओके राधा जी, निम्न में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? तो बताइए कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। तो निम्न में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? तो आप लोगों का व्यक्तिगत समानताएं जो रहती हैं वो मनोविज्ञान से कहीं तक उसमें जो है संबंध नहीं होता है। तो व्यक्तिगत समानताएं नहीं है, ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए इसमें आप लोगों का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फिल्म दिखाने के बाद आवश्यक सोपान है। भाई फिल्म दिखाने के बाद आवश्यक सोपान क्या है? तो आप लोग बताइए उसके बारे में, मतलब क्या चीज़ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। फिल्म दिखाने के बाद आवश्यक सोपान कौन सा होता है? फिल्म दिखाने के बाद आवश्यक सोपान जो आप लोगों का रहता है वो आप लोगों का क्या रहता है? मेन रूप से उसका विवेचन, मीन्स उसमें आप लोगों ने क्या देखा क्या नहीं देखा, तो विवेचन आप लोगों का इंपॉर्टेंट रहता है उसमें। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है ग्रामोफोन निम्न में से किस तरह का उपकरण है? तो ग्रामोफोन जो आप लोगों का रहता है, ग्रामोफोन आप लोगों ने शायद सुना हो, तो किस तरीके का उपकरण है? आप लोगों ने यदि नॉर्मली यूज उसका हम करते हैं, तो ग्रामोफोन जो आप लोगों का रहता है एक श्रव्य उपकरण है। तो ग्रामोफोन आप लोगों का वी राइट आंसर होगा, सेकंड। ओके, निम्न में से दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण कौन सा है? तो दृश्य श्रव्य दोनों ही चीजें, दृश्य भी है और श्रव्य भी है। तो दृश्य श्रव्य का उदाहरण कौन सा है? भाई अच्छे से बताना, दृश्य भी और श्रव्य भी है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण सबसे अच्छा टेलीविजन है। इसमें आप लोग कार्टून देखते भी हो, कार्टून की भाषा सुनते भी हो। ठीक है, स्मृति में सबसे अधिक समय तक रहती है। कौन सी चीज स्मृति में सबसे अधिक समय तक रहती है? यदि ऐसा है तो उसको करने की कोशिश करें। कौन सी चीज? देखने वाली, सुनने वाली, देखी बात, सुनी हुई या पढ़ी हुई, कौन सी चीज ज्यादा टाइम तक रहती है? तो बताइए। सही है ये कि स्मृति में सबसे अधिक समय तक वही चीज रहती है जिसको हमने देखा भी हो, सुना भी हो। तो ऑप्शन 3 के साथ इसमें आप लोगों को जाना है। अभी 8 क्वेश्चन हो गए हैं और टोटल 40 क्वेश्चन होना है। ठीक है, भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वही बताइए, भाषा शिक्षण में प्रयोग क्या किया जाता है, मतलब किस चीज का प्रयोग किया जाता है उच्चारण शुद्धता के लिए? भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाने वाली चीज जो आप लोगों के लिए है वो ग्रामोफोन है। ओके, का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है। तो कौन सा भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है? का जो अनुभाग नहीं है दूरदर्शन प्रकोष्ठ, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है, किस मनोवैज्ञानिक ने इस बात को कहा है बताइए।
तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो ये आप लोगों से नॉर्मली पूछा गया है। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये हरलॉक के द्वारा बोला गया था। हरलॉक एक मनोवैज्ञानिक थे। ओके। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? तो बताइए भाई, संवेग उसका संबंध जो है कौन सा है? मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? तो ये आप लोगों का आश्चर्य उसका संबंध संवेग है। तो आप लोगों से डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है, तो आश्चर्य इसमें आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है विकास शुरू होता है। भाई विकास कब शुरू होता है? विकास का पूछा जा रहा है। विकास शारीरिक वृद्धि विकास की बात की जा रही है, तो विकास शुरू होता है, कब से शुरू होता है? तो विकास शुरू होता है भाई, विकास शुरू तो होता है, लेकिन कब से शुरू हो जाता है? प्रसव पूर्व अवस्था से। समझ रहे हो बात को? जब बालक गर्भ में होता है तभी से आप लोगों का जो है विकास शुरू हो जाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। वो तो हमको भी पता है भाई, जाने जाते हैं, लेकिन कौन से विकास के बारे में बात कर रहे हैं? मतलब नैतिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामा, कौन सा विकास? लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ये आप लोगों का नैतिक विकास होता है। नैतिक क्षेत्र में विकास के लिए कोहलबर्ग ने बहुत सारे नियम दिए हैं। तो नैतिक विकास के शोध के बारे में इनकी काफ़ी चर्चाएं हैं, इसीलिए उनको विकास के क्षेत्र में, नैतिक विकास के क्षेत्र में जो शोध के लिए जाने जाते हैं। ओके। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। तो भाई बताइए, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण किस अवस्था में होता है? सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण आप लोगों का किशोर अवस्था में होता है। किशोर अवस्था में क्या है कि बालिकाओं को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, हालांकि बालकों को भी होती है, क्योंकि हम उस दौरान किसी भी चीज़ को सुनने और सहन करने के इच्छुक नहीं होते हैं। ठीक है। तो किशोरावस्था सबसे जटिल सामाजिकरण उसी समय हमारा होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? बताइए भाई, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये तो हमको भी पता है। तो ये सिद्धांत कौन सा है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो ये निरंतरता का सिद्धांत है, और निरंतर का सिद्धांत हमारे जीन पियाजे ने दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, परिपक्वता का संबंध किससे है? तो परिपक्वता जो शरीर में हमारे आती है, उसको हम और दूसरे रूप में क्या उसमें डेवलप होता है? बताइए। है विकास, जो शारीरिक विकास जो रहता है वही परिपक्वता कहलाती है, और गर्ल्स में, बॉयज़ में परिपक्वता का एक समय अलग अलग होता है। हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं मेरे तरीके से, उसको हम परिपक्वता या विकास कह सकते हैं। ओके। एक के साथ आप लोगों को जाना है। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? तो शारीरिक विकास का कौन सा क्षेत्र होता है भाई बताइए? मतलब उसको क्या कहते हो आप लोग? स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन, स्नायु मंडल। तो क्या कहते हैं बताना है। क्षेत्र है वो स्नायु मंडल आप लोगों का रहता है। तो ऑप्शन ए के साथ आप लोगों को जाना था। इन चीज़ों को छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? बताइए भाई, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? इसमें चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको 5 ऑप्शन देता हूँ। देखो, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक आप लोगों के हैं वो वंशानुक्रम भी होता है, बिल्कुल मेंटली डिफेक्टेड आप लोगों को करता है। परिवार का वातावरण कैसा है, परिवार के लोग कैसे हैं, ये भी बिल्कुल आप लोगों को प्रभावित करता है। और परिवार की सामाजिक स्थिति क्या है, आप लोगों की समाज में क्या स्थिति है, पारिवारिक वैल्यू, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मानसिक विकास, एक बच्चे के मानसिक विकास में सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को डेवलप करती हैं। जैसे कि आप लोगों का जैसे वंशानुक्रम तो आप लोगों का एक कह सकते हैं DNA सिस्टम हो गया है, लेकिन पारिवारिक वातावरण क्या है, घर में माहौल क्या, ये भी चीज़ें अफेक्टेड करती हैं। और समाज में स्थिति, उस परिवार की समाज में क्या वैल्यू, यदि आप लोग जैसे कि दीनहीन होते हो तो आप लोगों की जो मानसिक स्थिति है वो भी आप लोग छोटी सोच रखते हो। थोड़ा सा अपग्रेड होने के लिए आप लोगों को जो फैमिली बैकग्राउंड, जो सामाजिक स्थिति आप लोगों की होती है वो भी अपडेट होना आवश्यक है। ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, विधायिका की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है, आप लोगों को ये बताना है। बताइए। तो इसमें बाल्यावस्था आप लोगों का राइट आंसर होगा, क्योंकि बाल्यावस्था शिशुवस्था में आप लोगों को मैंने अंतर समझा दिया है। ओके। अगला क्वेश्चन आप लोगों को आने से पहले मैं आप लोगों, अगला क्वेश्चन ये रहा, समायोजन की प्रक्रिया है। तो समायोजन की प्रक्रिया क्या है आप लोगों को बताना है। तो बताइए क्या प्रक्रिया है समायोजन की? प्रक्रिया रहती है वो गतिशील रहती है। कैसी रहती है? गतिशील प्रक्रिया रहती है। तो ऑप्शन ए के साथ इसमें आप लोगों को जाना था। अच्छा समायोजन वह है जो यथार्थ पर आधारित तथा संतोष देने वाला होता है। यह कथन किसका है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया था कि अच्छा समायोजन वह है जो यथार्थ पर आधारित तथा संतोष देने वाला होता है?
बिल्कुल, अच्छा समायोजन वो होता है जो यथार्थ पर आधारित तथा संतोष देने वाला होता है। ये कथन जो आप लोगों का है, एडम स्मिथ, आप लोगों का पूरा नाम, उसका स्मिथ का पूरा नाम था एडम स्मिथ, तो ऑप्शन सेकंड के साथ आप लोगों को इसमें जाना था, ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें आप लोगों का राइट आंसर है। समायोजन भंग हो जाता है, किस समय जो है समायोजन भंग हो जाता है ना, समायोजन भंग हो जाता है तो सभी की सभी परिस्थितियों में समायोजन भंग हो जाता है। संघर्ष यदि आप लोग किसी से करते हो तो आप लोगों का जो समायोजन लोगों के बीच रहता है वो भंग हो जाता है। भगनाश, भगनाश आप लोगों का बहस का परिवर्तित रूप, यहाँ पर आपको पता है कि बाल विकास में या हर जगह ये शब्दों का परिवर्तित रूप हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं। जैसे कि यदि बात करें कि सीखना, तो यहाँ पर अधिगम कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं, सीखने को अधिगम कहते हैं, आप लोग जानते हो कि नहीं। ये बहस को भगनाश, मानसिक तनाव जिसको हम टेंशन के रूप में जानते हैं, तो सारी की सारी चीज़ें समायोजन भंग हो जाता है, सभी की सभी चीज़ें उसको अफेक्टेड करती हैं। अगला है आप लोगों का समायोजन नहीं कर पाने का कारण क्या है, तो किस किस कारण से लोग समाज में समायोजन नहीं बिठा पाते हैं, मतलब तरीके से मिलजुल नहीं पाते हैं एक तरीके से। तो समायोजन नहीं कर पाने का कारण आप लोगों का तीनों की तीनों ही चीज़ें हैं, तनाव हो गया, कुंठा और द्वंद्व, ठीक है। समायोजन को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है, तो समायोजन को प्रभावित करने वाला तत्व, तो ये सारी चीज़ें आप तभी बता सकते हो जब आपने उस समायोजन को ढंग से पढ़ाओ। समायोजन को प्रभावित करने वाले तत्व, समायोजन को प्रभावित करने वाले जो तत्व आप लोगों के हैं उपयुक्त सारे के सारे आप लोगों के समायोजन को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, जैसे कि शारीरिक दोष हो गया, असफलता, दंड, सब कुछ आप लोगों के समायोजन को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन, अचेतन मन समायोजन का आधार है, यह कहा, तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था कि अचेतन मन समायोजन का आधार है, किसने ये कहा था। ये अचेतन मन समायोजन का आधार है, ये कथन जो आप लोगों का कहा गया था वो सिगमंड फ्राइड के द्वारा कहा गया था। तो फ्राइड मैंने हिंट भी किया था, फ्राई करके खा लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, समायोजन का अप्रत्यक्ष उपाय क्या है, समायोजन का अप्रत्यक्ष और उपाय क्या है, पहुंच जाएगा। समायोजन का अप्रत्यक्ष उपाय आप लोगों से पूछा गया है, तो सारे के सारे समायोजन के अप्रत्यक्ष उपाय हैं। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष होता है इनडायरेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट रूप से इन तरीके से हम लोग समायोजित हो सकते हैं किसी के साथ, ठीक है। प्रक्षेपण हो गया आप लोगों का, दीवार, स्वप्न हो गया और दमन हो गया, तो ये तीन चीजें जिसके थ्रू आप लोग डायरेक्ट किसी से समायोजित हो सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। भाई बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है तो किस कंडीशन में होता है बताना है। तो उसमें संवेगात्मक समायोजन तीनों परिस्थितियों में, अनुशासन में भी, कक्षा शिक्षण में भी और व्यक्तित्व निर्माण में, तीनों ही चीज़ों में आप लोगों का हेल्पफुल होता है संवेगात्मक संयोजन जो आप लोगों का रहता है। तो इनमें से सभी आप लोगों का राइट आंसर होगा। समायोजन दूषित होता है, भाई किस चीज़ से दूषित होता है, ये तो आप लोग आसानी से बता सकते हो इसको, है ना। तो समायोजन दूषित जो आप लोगों का रहता है, समायोजन दूषित होता है वो संघर्ष से और कुंठा से दूषित होता है, ये मैंने अभी अभी आपको बताया था, रिपीटेड क्वेश्चन एक तरीके से। समायोजन की विधि कौन सी है जिसके माध्यम से हम अपने आप को समायोजित कर सकते हैं। समायोजन की विधि आप लोगों से पूछी गई है, तो तीनों की तीनों विधि आप लोगों की समायोजन की विधि हैं, जैसे उदात्तीकरण, प्रक्षेपण और प्रतिगमन, तो तीनों की तीनों विधि आप लोगों की समायोजन की विधि हैं। तो उपयुक्त सभी, ये फोर्थ वाला ये इसमें आप लोगों का फिर से राइट आंसर होगा। ओके, अगला है आप लोगों का, कुसमायोजित बालकों का लक्षण नहीं है। तो कुसमायोजित बालकों का कौन सा लक्षण नहीं है बताइए। लक्षण नहीं है इसमें जो है आप लोगों का प्रसन्न रहना, क्योंकि वो समायोजित होते तो प्रसन्न रहते, लेकिन लक्षण ना होने की बात कर रहा है तो वो प्रसन्न नहीं रह पाते, तो प्रसन्न रहना उनके भाग्य में नहीं है, यही उनका लक्षण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, असमायोजन का मुख्य कारण क्या है, क्या रीजन है जिसके कारण लोग समायोजित नहीं हो पाते हैं। असमायोजन ये है आप लोगों का रीजन जो मैं आप लोगों से कह सकता हूँ, विद्यालय ना जाना, क्योंकि बालक जो है विद्यालय नहीं जाएगा, अपने हम उम्र के बालकों के संपर्क में नहीं आएगा जब तक उसका समाजीकरण या समायोजन नहीं हो सकता। तो असमायोजन यानी समाजीकरण ना होना, तो इसका मूल कारण यही है कि बालक विद्यालय नहीं जाता है, तो उस कंडीशन में आप लोगों का ये असमायोजित हो जाता है बालक। जिसमें चिंता का सुपरिचित रूप दिखाई देता है, भाई जिसमें चिंता का सुपरिचित रूप दिखाई देता है वो क्या मतलब कैसा होता है, उसके विचार। देखिए, जिसमें चिंता सुपरिचित रूप से दिखाई देती है उसके विचार अस्त व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि चिंतित व्यक्ति जो आप लोगों का रहता है वो उसका दिमाग स्थायी नहीं हो सकता। तो इसमें आप लोगों का फोर्थ वाला जो है राइट आंसर होगा।
तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष उपाय कौन सा है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तो आप लोग जानते हो, प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष का मीन्स इनडायरेक्ट। तो आप लोगों को अप्रत्यक्ष उपाय बताना है, कौन सा उपाय अप्रत्यक्ष है तनाव को कम करने का। तो तनाव को कम करने का मूल जो उपाय रहता है वो तदात्मीकरण, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आत्मीकरण। अपने आप का स्वचिंतन यदि आप करोगे, अपने आप को पढ़ोगे, तो आप लोग कभी भी ज़्यादा स्ट्रेस फील नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने सही किया कि गलत किया। ओके, मानसिक तनाव को कम करने के उपाय इनमें से कौन सा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना है, ठीक है। बता एक तरीके से देखा जाए मानसिक तनाव को कम करने का, देखो तदात्मीकरण तो मैंने अभी अभी बताया था, प्रक्षेपण उससे पहले मैं आपको काफ़ी टाइम से, और औचित्य स्थापन ये पहली बार है। औचित्य स्थापन, किसी भी कार्य को यदि आप करना चाहते हो या उसमें मानसिक तनाव को कम करना चाहते हो तो उसकी टारगेट आप लोगों का फिक्स होना चाहिए, औचित्य स्थापित होना चाहिए। तो सारे के सारे इसमें आप लोगों का राइट आंसर होंगे, ऑप्शन 4 के साथ आप लोगों को इसमें जाना है। क्रोध पर नियंत्रण पाने हेतु बालकों को अभ्यास करना चाहिए। क्रोध पर यदि बालकों को नियंत्रण पाना है तो किस चीज का अभ्यास करना चाहिए? तो क्रोध पर नियंत्रण पाने हेतु बालकों को आत्म नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। अपने आप पर यदि आपका नियंत्रण है तो ही आप क्रोध पर काबू पा सकते हो, अदरवाइज नहीं पा सकते, ठीक है। दमन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना से उन विचारों और आवेगों को हटा देता है जो चिंतन को उत्तेजित करते हैं। यह कथन किसका है? फिर से पढ़ लिए, कथन काफी इंपॉर्टेंट है। दमन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना से उन विचारों और आवेगों को हटा देता है जो चिंता को उत्तेजित करते हैं, चिंता कह सकते हैं उत्पन्न करते हैं। यह कथन किसका है? तो दमन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना के उन विचारों तथा आवेगों को हटा देता है, चिंता को उत्तेजित करते हैं। यह कथन फ्राइड का है, सिगमंड फ्राइड इनका पूरा नाम था। ओके, किस सिद्धांत के अनुसार हमें दुखद और अपमानजनक घटनाओं को याद नहीं करना चाहिए? तो कौन सा सिद्धांत ये आप लोगों को कहता है कि हमें दुखद घटनाओं को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुखद घटनाओं को याद करते हैं तो और भी ज़्यादा दुख होता है। सो फॉरगेट देम। तो ये जो आप लोगों का है, ये सिद्धांत आप लोगों का दमन का सिद्धांत रहता है, जिस सिद्धांत के अनुसार जो है दुखद और अपमानजनक घटनाओं को याद नहीं करना चाहिए, उनका दमन करने का मतलब उनको खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। हाँ, ऑफ कोर्स उनका इज्जत से नाम लेना चाहिए था। वो पिछले वाले क्वेश्चन में जो आप लोग बोल रहे थे फ्राइड, तो उनका नाम सिगमंड फ्राइड था। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, जिसके द्वारा इच्छाओं और असहनीय स्मृतियों को चेतना से अलग किया जाता है वह आप लोगों का क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते क्या हैं, आप लोग ये बताइए। जिसके द्वारा इच्छाओं और असहनीय स्मृतियों को चेतना से अलग कर दिया जाता है वो आप लोगों का आत्मीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आप लोगों का इसमें नहीं, दमन कहलाता है, सॉरी 3 जो है इसमें आप लोगों का राइट आंसर हो, क्योंकि अलग करने की बात करना है, दमन करने की है ना, तो ये आप लोगों का राइट आंसर है इसमें। तो इसमें जो आप लोगों का क्वेश्चन है कि पढ़ाई को कमजोर छात्र खेलकूद में परिश्रम कर अपनी कमी को पूरा कर लेते हैं, यह समायोजन है। तो किस किस के बीच ये समायोजन है बताइए। तो इसी के साथ आज की क्लास जो है आप लोगों की कंप्लीट होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।